आज हम लोग जानेंगे जो स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर के बारे में। इसके पहले मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और अचीविंग क्लोजर होता क्या है। तो अचीविंग क्लोजर के बारे में मैंने बताया था कि जब हम पाठ की समाप्ति करते हैं और समाप्ति करने के बाद जो रिकैप्चुलेशन करते हैं, जो सारांश देते हैं, जो पुनरावृत्ति करते हैं, उसे ही हम अचीविंग क्लोजर से नाम से जानते हैं। और हम ये कहा भी जाता है कि अंत भला तो सब भला। जैसे कि एक दीवार बन रही, एक घर बन रहा होता है और केवल ईंटें की परत ऊपर लगी होती है तो वो देखने में उतना सुंदर नहीं लगता, अंदर से कैसा भी हो, लेकिन बाहर से देखने में सुंदर नहीं लगेगा। जब उसकी पुताई अच्छे से कर दी जाती है, बाहर से कलर लगा दिया जाता है, तब उस मकान की खूबसूरती बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह जब कोई पाठ समाप्त कर दिया जाता है तो पाठ की समाप्ति के बाद, एक्चुअली नींव तो हम बना चुके हैं, लेकिन पाठ की समाप्ति के बाद उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम अचीविंग क्लोजर का काम करते हैं। तो इस अचीविंग क्लोजर के बारे में हम जान चुके थे और साथ ही साथ ये भी जान चुके थे कि अचीविंग क्लोजर के जो कॉम्पोनेंट जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी थी। आज मैं बताती हूँ कंपोनेंट ऑफ अचीविंग क्लोजर के बारे में। जो अचीविंग क्लोजर होते हैं उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले है छात्रों और शिक्षकों द्वारा पाठ के मुख्य बिंदुओं को सुशब्द करना, अर्थात जो शिक्षकों ने और छात्रों ने दोनों ने जो बोला है। जैसे कि मैं ये अचीविंग क्लोजर या कोई भी चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ तो सबसे पहले मैं वो चैप्टर पढ़ाने के बाद आपसे क्वेश्चन करती हूँ, तो आप उसका जवाब देते हो, फिर मैं उसका जवाब देती हूँ। फिर इस तरह आप और मेरे इंटरेक्शन से, मतलब टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन से कोई भी चैप्टर जो होता है ख़त्म होता है। तो सबसे लास्ट में क्या करते हैं, उस सभी चीज़ों को हम सुशब्द करते हैं, यानी जो स्टूडेंट्स ने बोला है और जो टीचर ने बोला है उन सारे पॉइंट्स को मिला करके हम एक जगह होते हैं, एक जगह से सुशब्द करके हुए निकालते हैं। दूसरा है पाठ सुशब्द करने के लिए शिक्षक कथन का प्रयोग करना, अर्थात जो होता है लास्ट में हम यूज़ कर रहे हैं तो उस समय जो टीचर ने जो जो पढ़ाया है, जो जो मेन पॉइंट पढ़ाया है, तो पाठ में छात्रों ने जो पढ़ा है उसमें वे नई परिस्थितियों में काम ला सकें, इसके लिए उन्हें अध्यापक कहानी, परिस्थिति वर्णन या समस्या उपस्थित करके जांच करते हैं। या प्रश्नों द्वारा भी हो सकता है और चित्रों द्वारा भी। मतलब कि मैं ये चैप्टर पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ये चैप्टर पढ़ाने के बाद मुझे जानना है कि आपको आता है कि नहीं, तो फिर मैं चित्रों के द्वारा, कहानी के द्वारा या फिर किसी और चीज़ के द्वारा या फिर प्रश्न पूछ करके, आपसे क्वेश्चन पूछ करके मैं जान सकती हूँ कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया, तो उसमें ये आ जाएगा। उसके बाद है वर्तमान ज्ञान का पूर्व ज्ञान से संबंध। वर्तमान ज्ञान से अगर पूर्व ज्ञान के संबंध की बात करते हैं तो पाठ पढ़ाए जाने से पहले जितना छात्रों को उनका पूर्व ज्ञान कहलाता है, मतलब कि पाठ पढ़ाए जाने से पहले छात्रों को जो नॉलेज था वो पूर्व ज्ञान कहलाता है। वर्तमान पाठ से जो नया ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है वह उनका वर्तमान कहलाता है। दोनों प्रकार के ज्ञान के जो कोऑर्डिनेशन होता है या एडजस्टमेंट होता है या जो समायोजन होता है, वे दोनों एक दूसरे से किस तरह संबंधित है। मैंने छात्रों को पहले जो बताया है वो पहले उनको जो पता था और अभी जो बताया है वो दोनों का संबंध उन्होंने कितना जोड़ा है, क्योंकि अगर प्रीवियस नॉलेज से और अभी के नॉलेज से हम संबंध जोड़ेंगे और ये संबंध जितना घनिष्ठ होगा उतना ज़्यादा बच्चों को समझ में आएगा। इसीलिए इस चीज़ को हम बहुत ध्यान देते हैं कि उनका जो प्रीवियस, जैसे संज्ञा पढ़ाया, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है, दो वस्तु का नाम बच्चों को पता है तो दो वस्तु उनको हमेशा याद रहेगा। अब इसे संज्ञा कहते हैं, होगी अब क्या हो जाएगा, ये परमानेंट नॉलेज हो जाए कि दो वस्तुओं के नाम को या जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो ये परमानेंट नॉलेज हो जाता है। वर्तमान ज्ञान को भविष्य के अधिगम से भी जोड़ना, मतलब यहाँ इसको समझने की कोशिश कीजिए। अभ्यास से तात्पर्य वह अभ्यास दत्त व वर्तमान कार्य जो पाठ के पूर्ण होने पर छात्रों को दिए जाते हैं, जो असाइनमेंट है, जो होमवर्क है, आप बच्चों को देते हैं। इन अभ्यासों में वर्तमान ज्ञान में इस प्रकार का समायोजन होना चाहिए कि आगे आने वाले ज्ञान को समझने और समन्वित करने में सहायता मिल सके। ये अभ्यास अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि विस्तृत प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रेखाचित्र, चार्ट, मॉडल या अन्य किस प्रकार की वस्तु को तैयार करने का कार्य भी दिया जा सकता है। अब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं क्या करूँगी, इस चैप्टर को आपको घर से लिख के लाने के लिए दे दूँगी या होमवर्क दे दूँगी, असाइनमेंट दे दूँगी, चार्ट दे दूँगी, मॉडल दे दूँगी, जो भी बनाने के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं वर्तमान ज्ञान। हमने अभी संज्ञा पढ़ा दिया, अब हमने क्या बोल दिया आपको कि आप ना संज्ञा के भेदों को लिख के लाइएगा परिभाषा सहित। तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दे सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दे सकते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न भी दे सकते हैं, असाइनमेंट भी दे सकते हैं। तो ये जो होमवर्क देने की प्रक्रिया है ना, इसी को हम बोलते हैं कि भविष्य के अधिगम से जोड़ना, ताकि वो बच्चा उस होमवर्क के थ्रू उस चीज़ को कभी नहीं भूले।
तो आज हमने जाना है कि स्केल ऑफ अचीविंग क्लोजर क्या होता है, और इससे जो कंपोनेंट है, जो अचीविंग क्लोजर के कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारे 4 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि एज ए टीचर जब आप क्लास में जाओगे तो रिकैप्चुलेशन करते समय हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो रिकैप्चुलेशन करते समय जब भी आप समरी प्रस्तुत करते हो बच्चों के सामने, या रिकैप्चुलेट या पुनरावृत्ति करते हो, तो इन सभी चारों पॉइंट को हमेशा हमेशा ही याद रखें, क्योंकि हम बोलते भी हैं कि अंत भला तो सब भला। तो जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ाते हैं, अचीविंग क्लोजर हमें इस तरीके से करना चाहिए ताकि पाठ का जो सुसंगत, जो पाठ की जो सार्थकता है वो अच्छी तरह से साबित हो सके। थैंक यू सो मच।